ओके भाई, सप्लाई की डेफिनेशन पे आइएगा। एक पॉइंट रह गया था उसके अंदर। पेज कौन सा, 470 या 471 है जहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन है? फोर सेवेंटी पे, ओके। इसके टॉप पे सी पॉइंट है, पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर रजिस्ट्रेशन। ओके, बात को ध्यान से समझिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने कोई चीज़ें खरीदी, तो क्या आपने इन चीज़ों पे इनपुट क्लेम किया होगा? आपने इनपुट इस पर क्लेम किया होगा। मिसाल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ें थी और 18 रुपये का इस पर आपने इनपुट क्लेम कर लिया। अब मिसाल के तौर पे ये चीज़ें अभी सेल नहीं हुई, चीज़ें आपके पास ही पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आके आपने बोला गवर्नमेंट को कि चूंकि मेरा बिजनेस बंद हो गया है तो इसलिए अब मैं डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ। डी रजिस्ट्रेशन, आपने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। जब आपने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो एफबीआर ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पास अभी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, ये वाला, जो कि अभी तक सेल नहीं हुआ, जो कि अभी तक सेल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पे आउटपुट नहीं आया, अभी तक आउटपुट नहीं आया। तो अगर आउटपुट नहीं है तो फिर इनपुट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लॉ मेकर ये बात करता है कि अगर तो आपके पास कोई एक ऐसा स्टॉक मौजूद पड़ा हुआ है जो कि अभी सेल नहीं हुआ और उस स्टॉक पे आप इनपुट क्लेम कर चुके हैं, तो डी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैं इसको सप्लाई मान लूँगा और आपसे इस पे टैक्स वसूल कर लूँगा। क्योंकि आपने इनपुट क्लेम किया हुआ है तो मैं आपसे आउटपुट ले लूँगा। और आपको याद होगा डी रजिस्ट्रेशन का पूरा एक प्रोसीजर था कि आप एप्लीकेशन देते हैं, उसके 90 दिन के अंदर अंदर जो है उसने सारी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो 90 दिन के अंदर वो ये सारी बातें चेक करता है। वो आके ये देखता है कि कहीं कोई ऐसा स्टॉक आपके पास पड़ा तो नहीं हुआ जो कि बिकने से रह गया हो। तो जो स्टॉक आपके पास बिकने से रह जाता है वो कहता है कि भाई ये आपकी सप्लाई है, अब आप इसको सेल करें। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। अगर आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डी रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी आपके पास टैक्सेबल स्टॉक होगा वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोजेशन ऑफ गुड्स इज एज्यूम्ड एज सेल्स। नीचे एक्सप्लेनेशन है, उर्दू में ये पढ़ लें। जी भाई, जी लिखा हुआ है पर्सन इज रजिस्टर्ड इन जनवरी एंड ही गॉट हिमसेल्फ डी रजिस्टर्ड ऑन 1 फरवरी। ही हैज 50 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 जनवरी। 1 फरवरी को वो डी रजिस्टर होने जा रहा है और उसके पास 31 जनवरी को जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 50 यूनिट्स है। इसका मतलब ये है कि डी रजिस्ट्रेशन से पहले ये जो 50 यूनिट्स है ना, ये उसकी सेल बन जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? हाँ हाँ, जनवरी की सेल में आ जाओ, वो मैटर नहीं करता जनवरी के फरवरी की सेल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस डी रजिस्ट्रेशन से पहले जो स्टॉक होगा, अगर ये कम है तो 31 पे हो जाएगा, जनवरी में कर दें उसे, जनवरी में कर दें। ओके, ठीक होगी बात। चले जी, अब आ जाए जी सेल्स टैक्स के पास्ट पेपर पे, नहीं पास्ट पेपर पे नहीं, सॉरी, एक चीज रह गई थी और, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड सेक्शन था जी, सेक्शन 8, इस पे आइए। सेक्शन 8 टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड मिल गया जी। अच्छा, हमने सेक्शन 73 में यह पढ़ा था कि आपने जब भी कोई पेमेंट करनी है तो आपने क्रॉस चेक के थ्रू करनी है। अगर वो पेमेंट 50,000 से ऊपर की है, 50,000 तक की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन अगर पेमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो फिर आपने क्या करना है भाई, फिर आपने उसको क्रॉस चेक के थ्रू करना है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि मिसाल के तौर पे होंडा ने जर्नल टायर से परचेजेस की, इसने इसको सेल किया,
ये इसको पेमेंट मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए की या चले 40,000 रुपये की पेमेंट 40 की करें, कैश में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे जनरल टायर ने होंडा को सेल की 40,000 की, होंडा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इसके बदले ना 40,000 वाली अपनी गाड़ी दे देता हूं, कोई गाड़ी 40,000 की, इन काइंड पेमेंट कर दी। अब क्या होगा, अब ये बात लिखी हुई है इनपुट टैक्स दैट इज एडमिसिबल, आखिर में एक टेबल बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको, इनपुट टैक्स दैट इज एडमिसिबल वेयर गुड्स आर सोल्ड, अगर जनरल टायर ने चीजें बेची एंड द सम रिसीव्ड इज पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, वो ये बात करता है कि सम जो आपको मिला वो कैश में मिल गया और या इन काइंड में, नीचे रखें फैकल्टी में, या तो आपको वो पार्टली कैश में मिल गया या इन काइंड का मतलब होता है चीजें मिल गई, देन इनपुट विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। हम एग्जांपल को थोड़ी सी बेहतर कर लेते हैं, कैश भी ले आते हैं इसके अंदर। तो होंडा ने 30,000 की गाड़ी दे दी और साथ 10,000 क्या दे दिया, कैश दे दिया। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि भाई करना क्या है, अगर गुड्स बेची गई और पैसे आपको कैश में मिल गए और थोड़े बहुत चीजों की फॉर्म में मिल गए, देन इनपुट विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ले जी, जनरल टायर को इनपुट जो है, सॉरी होंडा को जो इनपुट है वो किन सूरत में मिलेगा, यानी जनरल दोनों के इनपुट की बात हो रही है। गुड्स रिसीव्ड इन काइंड आर टैक्सेबल, सर जनरल टायर को जो गाड़ी मिली है ना ये टैक्सेबल होनी चाहिए, ये एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, एक बात। गुड्स रिसीव्ड आर शोन इन रिकॉर्ड्स, अगर जनरल टायर ने मिलने वाली चीजों को अपने रिकॉर्ड में शो किया है, एसेट के तौर पे शो किया होगा गाड़ी को, या इन्वेंट्री के तौर पे शो किया होगा, किसी भी तौर पे शो किया होगा, रिकॉर्ड में नजर आना चाहिए जनरल टायर के कि उनको गाड़ी मिली है। नहीं जी, अगली बात इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बैलेंस अमाउंट इवन इफ लेस देन 50,000, हमारी एग्जांपल में तो 10,000 है, इज रिसीव्ड थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बैलेंस अमाउंट जो है वो अगर 50,000 से कम भी है तो वो आपको बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिलनी चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको पैसे पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड मिल जाएंगे तो फिर 2-3 चीजें आपने देखनी है कि जो मिलने वाली चीजें हैं क्या वो टैक्सेबल हैं, क्या जो चीजें मिल रही हैं आप रिकॉर्ड्स में बता रहे हैं, और जो कैश आपको साथ थोड़ा बहुत मिल रहा है वो जितना मर्जी हो आपको क्रॉस चेक के थ्रू मिलना चाहिए, तब लॉ कहेगा कि मैं जनरल टायर को इनपुट माइनस करने दूंगा इन चीजों का, अदरवाइज मैं कहूंगा कि कंप्लायंस पूरी नहीं हुई। जनरल टायर सोल्ड टायर टू अ होलसेलर एंड परचेज हीटर, जनरल टायर ने एक बंदे को टायर बेच के हीटर ले लिया। अब होगा क्या, जनरल टायर की किताबों में हीटर परचेज डेबिट आ जाएगा 70,000 से, मिसाल के तौर पे क्रेडिट करेंगे सेल्स टायर की और क्रेडिट इन्होंने पेमेंट कर दी 28,000 बैंक की, तो ठीक है कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब है अभी 28,000 बैंक लिखा हुआ है, ये 28,000 कैश में नहीं हो सकता। तो हीटर का आना टैक्सेबल गुड्स होनी चाहिए, हीटर आपके रिकॉर्ड में नजर आना चाहिए और पेमेंट चाहे जितनी मर्जी हो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? बस ये 2 पॉइंट रह गए थे। अब आप लोग आ जाइए पास्ट पेपर पे, इसके पास्ट पेपर थोड़े से देख लेते हैं, फिर लॉसेस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चैप्टर 23 वाला है वो, इसमें नहीं होगा, 22 होगा शायद, 23 नहीं होगा। ओके जी, पास्ट पेपर है जी चैप्टर 22, थ्योरी के सवाल भी हैं और 23 में न्यूमेरिकल के सवाल हैं। आइए जी, सबसे पहले पेज नंबर 527 पे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन लोगों का क्या सेल टैक्स में रजिस्टर होना बनता है। आखिरी सवाल है पेज 527 पे, क्वेश्चन 74। A manufacturer of taxable supplies located in the residential area of कोरंगी कराची, जी क्या इसका रजिस्टर होना बनता है? क्या था जी मैन्युफैक्चरर, बोले क्या पढ़ा था जी? हमने इसमें यह बात पढ़ी थी कि मैन्युफैक्चरर अगर कॉटेज इंडस्ट्री है तो रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज वो रजिस्टर होना चाहिए। अब यहां पर जो इसने बात की हुई है ना वो अधूरी बात की हुई है, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये तो एक क्राइटेरिया है कॉटेज का, और भी तो देखने हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर ना हो,
रेजिडेंशियल एरिया में हो, एम्प्लॉयज़ 10 से कम हो, सेल्स 10 मिलियन से कम हो, वो बातें तो पता ही नहीं लग रही तुम लोग को देखते तो मेरे ख्याल में पूरी बात लिख देंगे। इसमें ये बात लिख देंगे कि अगर तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है तो फिर रजिस्टर नहीं होना, अगर ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो फिर रजिस्टर होना बनता है। ओके, अ रिटेलर हुज एनुअल टर्नओवर इज ₹20 मिलियन। क्या रिटेलर के लिए कोई टर्नओवर की वहां पे लिमिट थी कि हाली रिटेलर लिखा हुआ था? जरा जाके देखें दोबारा टर्नओवर के बारे में, रिटेलर के बारे में सॉरी क्या लिखा हुआ है, सॉरी रिटेलर के बारे में ज़रा गौर करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिटेलर के बारे में ये लिखा हुआ था कि अगर तो रिटेलर ने अपना टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू पे करना है तो फिर उसका रजिस्टर होना बनता है। अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू पे नहीं करना, सॉरी मैं शायद इतनी उल्टा बोल गया हूँ, अगर उसने अपना जो टैक्स है वो बिल के थ्रू पे करना है तो रजिस्टर होना नहीं बनता, अगर उसने बिल के थ्रू पे नहीं करना तो फिर बनता है। टर्नओवर तो वैसे रेलेवेंट है, तो आप ये पूरी बात लिख के आएंगे कि रिटेलर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू अपना टैक्स पे कर रहा है वो रजिस्टर नहीं होगा, और जो पे नहीं कर रहा वो रजिस्टर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्जाम सप्लाईज, हाँ एग्जाम्प्ट वाले को तो वैसे रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, फर्क है। एन एक्सपोर्टर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, रिफंड लेना चाहता है तो बिल्कुल रजिस्टर होना पड़ेगा। गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%, जो चीजें एक्सपोर्ट की उस पर टैक्स 0% लगेगा। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल? हाँ जी, ये कौन सी बात हो रही है, याद करें। गुड्स एक्सपोर्टेड टू अ स्पेसिफाइड कंट्री, गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड येट। याद आया जीरो रेटिंग वाला एक्सपोर्ट वाला सेक्शन? नहीं याद आया, कुछ याद नहीं है, हमें सब भूल गए हम। चैप्टर आइए पेज नंबर आप आइए सफ़ा नंबर 478 पे, 478 सेक्शन 4 आपको नजर आ रहा है जीरो रेटिंग का? आ रहा है नजर? इसके नीचे देखें, लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स व्हिच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग एक्सेप्शंस टू अवर रूल। 3 नजर आ रही है सर? ये लिखना था आपने यहाँ पे। ओके सर, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 2 मिनट देना। ओके जी, 73 पे आइए। Under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, briefly discuss the chargeability of sales tax in case of a retailer. रिटेलर के केस में सेल्स टैक्स कैसे लगता है बताइए? सब भूल गए हैं भाई, सब भूल गए हैं। आप लोग आइए पेज नंबर 477 पे पॉइंट नंबर 9 देखें, नजर आ रहा है? टैक्स ऑन रिटेलर्स, ये जुमला, ये पूरा सेंटेंस लिख के आएंगे। सेल टैक्स में सवाल कहीं से आ सकता है, ये भी देख लें, कहीं से भी आ सकता है। ओके, बी पे आइए। शाजी लिमिटेड परचेजेस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ताजी, शाजी परचेजेस प्रोडक्ट फ्रॉम ताजी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एसएल रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ 5000 यूनिट्स फ्रॉम टीपीएल। जरा ये बना लेते हैं, तो एक एसएल है और एक टीएल है। अच्छा, एसएल ने परचेज किया है टीएल से, यानी इसने इसको सेल किया है, ऐसे ही है। ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 21 एसएल रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ 5000 यूनिट्स फ्रॉम टीपीएल। ठीक है, इसने रिसीव कर लिया। ऑन डिलीवरी एसएल फाउंड दैट 50% ऑफ द आइटम्स वर एक्सपायर्ड एंड डिसाइडेड टू रिटर्न देम। ले जी, अगर 100 रुपए की चीजें आई तो 50% खराब थी, रिटर्न होनी बनती हैं। Both SL and TPL are registered under the Sales Tax Act 1990 and file sales tax return on regular basis। दोनों ही रजिस्टर हैं। Under the sales tax rules, specified the document which must be issued by SL on return of goods to the TPL. Also state the particular that should be mentioned on the document to be issued। जी बताइए क्या करना है? हमने पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्ड बंदा चीजें वापस करेगा, क्योंकि देखें सेल इसने इसको की तो रिटर्न ये इसको करेगा, तो अगर ये रिटर्न कर रहा है तो अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो जिस बंदे ने रिटर्न करनी है वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा। और वो एंट्री क्या कर रहा होगा रिटर्न की? वो एंट्री कर रहा होगा डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं तो ये भाई साहब डेबिट नोट इशू करेंगे। और चीजें क्या क्या होंगी वो तो सारी बात हमने कल पढ़ी ली थी, वो तो आपको पता ही है, आसान सी बात थी। क्वेश्चन 72, Following are the independent transactions carried out by different enterprises during the month of February 2022। Independent transaction है, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। Required in the light of provisions of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, state the value of supply chargeable to tax for the month of February 22। हमने value of supply बतानी है। Number 1, taxable goods of rupees 8 lakh were sold to one of the dealers।
द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 20% डिस्काउंट विच वॉज इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट नॉर्म्स, द डिस्काउंटेड प्राइस वॉज नॉट शोन ऑन द टैक्स इनवॉइस। जी बताइए क्यों 80,000? सर एज पर नॉर्म्स तो है 8 लाख, सॉरी एज पर नॉर्म्स तो है जी। हाँ तो बस ठीक है, डिस्काउंटेड अमाउंट ही कंसिडर करेंगे। नहीं भाई मेरे ख्याल में तो शर्त वायलेट हुई है। कौन सी शर्त? सर डिस्काउंट की अमाउंट इनवॉइस पे नजर आनी चाहिए। यहां पे तो लिखा हुआ है द डिस्काउंटेड प्राइस वाज नॉट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, लिखा हुआ है। तो भाई अगर डिस्काउंटेड अमाउंट शो ही नहीं हुई तो फिर आपने तो नॉन कंप्लायंस कर दी। क्या ख्याल? शुक्रिया भाई। तो आपने तो नॉन कंप्लायंस कर दी। तो अगर ये नॉन कंप्लायंस हो गई है तो फिर सर कैसे आप वैल्यू सप्लाई में 8 लाख ले सकते हैं? फिर आपको डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसको ग्रॉसअप करें। तो 8 लाख को 20% 80 पे पड़ा होगा ना 8 लाख, तो बट ठीक है इसको ग्रॉसअप करें। ओके मैन, चलें जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 15 लाख वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन पर्पसेस। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्योर्ड व्हाइल रिमेनिंग 60% ऑफ दीज वर ओन मैन्युफैक्चर्ड। जी क्या करना है? 15 लाख की चीजें इस्तेमाल करनी, 40% खरीदी गई हैं, 60% बनाई गई हैं। सब फंस गए यहां पे। सर बताया था कि अगर मैन्युफैक्चरर होंगे और चीजें इंटरनल इस्तेमाल कर लेंगे तो वो चीजें सप्लाई हैं, और अगर चीजें खरीद के इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो 15 लाख की आपकी चीजें इस्तेमाल हुई, इसका 60% क्या है? मैन्युफैक्चर्ड है, और 40% क्या है? बाहर से खरीदा हुआ है। गालिबन इसका 60% बनेगा 9 लाख और 40% बनेगा 6 लाख। तो सर जो मैन्युफैक्चर्ड है ना, किधर गया? जो मैन्युफैक्चर्ड है दिस इज सप्लाई, और जो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है वो तो सप्लाई नहीं है। तो अगर सप्लाई नहीं है तो वैल्यू सप्लाई कहां से आ गई? बात समझ आ गई? बोले वो यही पड़ा हुआ है ना, बिन मिलेगा। जो सप्लाई है उस पर इनपुट भी मिलेगा, जो सप्लाई नहीं है उस पर इनपुट भी नहीं मिलेगा। यार सप्लाई नहीं तो आउटपुट कैसे मेरे भाई? तो आउटपुट जाया हो गया, डेड कर देंगे, खत्म हुई बात। परचेज किया जब सप्लाई नहीं है यार। इस तरह तो आप वो जो सीमेंट और फैक्ट्री में लगाने के लिए खरीदते थे उस पर भी तो आप इनपुट पे करते थे ना। तो नहीं, हम क्लेम ही नहीं करते थे उसको, कभी हमने माइनस किया उसको? कभी भी नहीं किया। रॉ मटेरियल पे होता है, पर ये रॉ मटेरियल तो नहीं है ना मेरे भाई। सर मुझे ये बताइए, एक बंदे ने चीजें बनाकर फैक्ट्री में इस्तेमाल कर ली, सप्लाई है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। एक बंदे ने खरीद के चीजें इस्तेमाल कर ली, सप्लाई में नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये सेल नहीं है तो अगर इस पे इनपुट पे भी किया होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये अगर सप्लाई है तो इनपुट पे किया होगा तो इनपुट आप माइनस कर सकते हैं। ओके चलें। पॉइंट 3, एडवांस ऑफ 6 लाख वॉज रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन अप्रैल 22। जी क्या करना है? एडवांस पे तो भाई कभी भी सेल्स टैक्स नहीं होता, फारिग करें। 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल वर सोल्ड एट अ यूनिट प्राइस ऑफ रुपीज 5000, रिटेल प्राइस ऑफ ईच यूनिट वाज 6000। जी क्या करना है? क्या 5000 पे टैक्स लगेगा कि 6000 पे लगेगा? रिटेल प्राइस पे लगेगा, और 1000 टू 6000 दिस विल बी द वैल्यू सप्लाई। न्यू पार्ट्स ऑफ रुपीज 12 लाख वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। जी क्या करना है? नए पार्ट इशू कर दिए पुराने को रिप्लेस करने के लिए। जी बोले, जरा गौर करें। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए की चीज सेल की, ठीक है, आउटपुट दिया, बिल्कुल दिया। वो चीजें खराब हो गई, बंदे ने वापस दे दी, क्या 18 माइनस हो गया? और जैसी वो दुकान पे वापस आया आपने उसे नई चीजें दोबारा दे दी और उस पर 18 आउटपुट, यही बना होगा ना। तो सर लॉ यहां पे ये कहता है कि जो वारंटी पार्ट्स होते हैं ना, अल्टीमेट इंपैक्ट देखें उसका क्या है? 18 ही है, 18 ही है। तो अगर आपने ओरिजिनली चीजें उसको दे दी थी और उसके बाद बस वो रिप्लेस कराने आया है, वो यार रिप्लेस करा के ना रिटर्न डालो ना दोबारा सेल डालो, बात तो वहीं पे आ जानी है। तो इसलिए याद रखिएगा जब भी वारंटी पार्ट्स पे चीजें सेल होंगी आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको इग्नोर करना, ठीक है। ये बात वारंटी पार्ट्स में रिप्लेसमेंट की हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं हो रही। दो सिनेरियोज बन सकते हैं, वो कह दे कि आपने चीजें किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कहा ना कि वारंटी क्लेम आया था, रिप्लेस करके आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने ऐसे ही एक दफा माइनस करेंगे फिर दोबारा प्लस करेंगे तो वही रहने दें जहां पे आप खड़े हुए आप, बात तो वहीं आ जानी है। ओके मैन, वो बोले चले जी। टैक्सेबल गुड्स और रुपीज 4 लाख वर सोल्ड एट क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/, ये क्या होता है 2/10 and 30? इसका मतलब होता है कि नॉर्मल क्रेडिट डेज 30 दिन के हैं, लेकिन 10 दिन में पे करोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट डेज 30 दिनों के हैं, लेकिन अगर 10 दिनों में पेमेंट कर दोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अब करना क्या है जी, कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 डेज एंड अवेल्ड द डिस्काउंट। हाँ जी, क्या करना है इसका जी? सर जी याद रखिएगा कि हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, ये तो कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट है। क्या ख्याल है? ये ना कि 10 दिन में पेमेंट करोगे तो फिर जो वैल्यू सप्लाई वाला टॉपिक है ना वो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बात करता है, वो कहीं पे भी कैश डिस्काउंट की बात नहीं करता। तो इसका मतलब है कैश डिस्काउंट तो माइनस नहीं हो सकता। ओके ठीक है मेरे भाई, कैश डिस्काउंट तो माइनस ही नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट लास्ट टाइम में आया था न्यूमेरिकल के अंदर एग्जैक्ट। ओके 71 पे आइए। In the रोशनी of the provisions of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, briefly explained as to the chargeability of sales tax in respect of each of the following independent matters. Free provision of taxable goods to the company's CEO as per the terms of employment. मुफ्त की चीजें दे दी, सप्लाई है सर। ओके सप्लाई बनेगी अगर वो क्या होगा, अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा। ट्रेडर होगा तो फिर छोड़ दें। फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव पावर हो इन द केस ऑफ फर्क करें इग्नोर कुछ नहीं कर रहा। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ द डायरेक्टर यूजिंग हिज ओन क्रेडिट कार्ड, द मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स। जी इनपुट मिलना चाहिए, टैक्सेबिलिटी मिलनी चाहिए। सर नहीं मिलेगी ना, पेमेंट की वॉल्यूशन हो गई। आपके अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए थी, हुई है नहीं, आपने तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया तो मसला हो गया। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप। सर मार्कअप निकाल के वैल्यू सप्लाई होगी। सारी बातें मुझे उम्मीद है आपको पता है। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स टू बी सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में टैक्सेबल सप्लाई बनेगी भाई, इस महीने पे तो सप्लाई बनेगी नहीं, एडवांस पे नहीं होती। लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री। ये बात मैंने आपको बताई थी कि कॉटेज इंडस्ट्री अगर एक रजिस्टर्ड हो भी जाए तो वो एग्जेम्प्ट ही रहती है, वो एग्जेम्प्ट ही रहती है। मटीरियल परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कोई इनपुट नहीं मिलेगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर रिटेल आउटलेट, इस पे तो आपको पता है जी कि आउटपुट इनपुट मिलता है। अगला तो थ्योरी का सवाल है, डिस्क्राइब टेम्परेरी सेल्स रजिस्ट्रेशन आल्सो स्टेट द राइट ऑब्जेक्ट। बस ठीक है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आप लिखा है सारा कुछ। ओके मैन। क्वेश्चन 70, under the provisions of Sales Tax Act and rules made thereunder, briefly explain the following: how and under what situation the Inland Revenue Department may recover the amount of sales tax from a person without issuing him a show cause notice। जी क्या करना है? शो कॉज नोटिस के बगैर टैक्स कैसे वसूल किया जा सकता है? सर पढ़ाया नहीं आपने, नहीं पढ़ाया ना सर ने। पेपर मेरा है, पेज 486 पे है, पेज 486 पे है, सेक्शन 11A देखें। जी कुछ नजर आया? बोले जी 11A नजर आया कुछ? क्या कहता है, कुछ याद आया कि नहीं? बगैर नोटिस के टैक्स वसूल हो रहा है? तो सर ये बात लिखनी थी आपने। ओके पॉइंट 2 पढ़े भाई, एक्स्ट्रा टैक्स एंड कैपेसिटी टैक्स, इसका नहीं सवाल का। एक्स्ट्रा टैक्स कैपेसिटी टैक्स पढ़ा भाई? चले शुक्र है, ये तो याद है। ऑन 4 फरवरी 2021 it was revealed to Fahad that he inadvertently reported an output sales tax of rupees 27,000 in tax invoice issued on 5 July to a customer instead of 72,000 in sales tax return for July 20. In the light of Sales Tax Act, advise how Fahad can rectify this error after the expiry of 180 days। जी बताइए सर, मुझे बताइए कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है? ओरिजिनली उसने 27,000 कर दिया था, करना था 72,000, इसका मतलब है कि इंक्रीज इन प्राइस है। तीसरे वाला सिनेरियो, यानी कि नोट कौन इशू करेगा? यही सेलर इशू करेगा। जब सेलर नोट इशू करेगा तो नोट इशू करने के नतीजे में कीमत बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, हुकूमत का फायदा है या नुकसान है? फायदा है। तो सर फायदे पे कभी हुकूमत आप 180 दिन की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। तो इट मीन्स के नोट जो इशू करना है वो फहद ने करना है,
जो भी नोट है वो आप बता देंगे, उसे डेबिट नोट इशू होगा। और 180 दिन की लिमिट इस पे नहीं है, क्योंकि आउटपुट तो रिड्यूस ही नहीं हो रहा, वो तो आउटपुट रिड्यूस हो तब लगता ही है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आइए क्वेश्चन 69 पे। कुछ सेल्स टैक्स के सवाल पता लगने शुरू है, कैसे आते हैं? आइए 69 पे। रैपिड एसोसिएट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट इन 2014। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 20 आरए इशूड फेक सेल टैक्स इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू ₹5 मिलियन टू वन ऑफ इट्स कस्टमर। जून के महीने में आरए ने जेली इनवॉइसेस जो हैं वो 5 मिलियन की इशू की अपने कस्टमर को। अपार्ट फ्रॉम दिस, आरए हैज ऑलवेज बीन इन कंप्लायंस विद ऑल द रेगुलेशंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट अंडर द प्रोविजंस। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच आरए मे हैव टू फेस ड्यू टू इशुएंस ऑफ फेक इनवॉइसेस। ये क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? सर वो सस्पेंशन वाली सारी बात लिख कर आएंगे आप, याद है? सस्पेंशन में लिखा था आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, वो सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, और मेरे हाल में आपको पता हो। आगे चले 68 पे। Sun Associates have recently been registered with the Inland Revenue Department under the Sales Tax Act. Under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, identify the documents which SA may require for claiming adjusting the input tax relating to the following activities: supply of taxable goods, import of goods into Pakistan, goods purchased in an auction. कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भाई आपको? कुछ याद है कि नहीं? नहीं याद, ये भी भूल गए हम। आप लोग आइए सफा नंबर 480 पे, सफा नंबर 480 पे है। यहां पे पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट। कुछ बात समझ आती है? लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स, बी पे इंपोर्ट, सी पे गुड्स परचेज इन एन ऑक्शन। आगे डॉक्यूमेंट लिखे हुए, ट्रेजरी चालान, बिल ऑफ एंट्री और गुड डिक्लेरेशन, सेल टैक्स इनवॉइस। सर ये बातें लिखनी थी आपने, ओके? स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये ना कहिएगा नहीं पता। क्वेश्चन 67। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देयरअंडर डिस्कस द फॉलोइंग: डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। लिख लेंगे, डब्बा बना हुआ एक। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एफबीआर में रिकवर द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। जी रिपीट हुआ सवाल, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड फाइनल एडजस्टमेंट्स इन रिलेशन टू अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये क्या है जी? ये भी अभी आपको डेबिट नोट के बाद पढ़ाया था, आखिरी टॉपिक। 66 पे आइए। अंडर द प्रोविजंस ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स याद है? जीडी, एक रिटर्न 2 हो जाएंगी महीने की, एक पहले वाली एक बाद वाली, वो सारी बातें आपने लिखनी है। देयर आर सर्टेन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर as they were unfit for consumption and seller has no option but to destroy them. Specify the procedure which must be followed by registered person for the destruction of goods. जी भाई नहीं याद आ रहा destruction of goods? पेज नंबर 509, रूल 23 नजर आ रहा है? बस ठीक है, आ जाए वापस। सी, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉलोइंग सेल्स टैक्स रिटर्न, ऑल्सो मेंशन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस रिटर्न्स, मंथली, स्पेशल, फाइनल, एनुअल। ये सारी बातें ना चैप्टर नंबर 20 के एंड पे लिखी हुई है, जो आपको पढ़ाई थी, याद है? तिल वाली रिटर्न, कौन सी रिटर्न थी? रोगनी रिटर्न थी, सॉरी, रोगनी रिटर्न, वो सारी बताई थी ना, वो सारी बातें लिखनी है आपने। लेकिन जी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी सवाल इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे। आप लोग लॉसेस पे आ जाइए। चैप्टर 14 मुकाते हैं जी इसे, पेज नंबर 294 पे है। ओके जी, आपके सामने लॉसेस का सफा है। सबसे पहले तो ये समझें लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस का मतलब ये होता है कि आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, वापस इनकम टैक्स का मोड आ गया जी। ये आपके हेड्स हैं जी। मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपने की वर्किंग 1,
आपकी कुछ सेल्स होंगी 100 की, आपके कुछ खर्चे होंगे, लेट्स अज्यूम खर्चे हो गए 140 के, क्या 40 का लॉस आ गया? अब सवाल ये है कि अगर किसी हेड में खर्चे ज़्यादा हो जाएं, चार्जेबल कम हो जाएं, तो पहली बात ये बताएं कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये लॉस यहाँ पे ऐसे नेगेटिव के तौर पे लिखा जाएगा, बाकी सारे यूं होंगे और यहाँ पर आप अमाउंट सबको नेट ऑफ करके लिखेंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। यहाँ पर आप कभी भी नेगेटिव अमाउंट इस तरीके से नहीं लिख सकते। इस नेगेटिव को लिखने के कुछ असूल हैं। हेड में लॉस आ गया वो ऐसे ही कैलकुलेट होना है जैसे आपको बताया, लेकिन जब किसी हेड में लॉस आ गया तो क्या उसको बाकी हेड्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है? ये बाकी हेड्स का प्रॉफिट है ना, क्या इस लॉस को बाकी हेड्स के प्रॉफिट में से एडजस्ट किया जा सकता है? इसके कुछ असूल हैं, इसके कुछ असूल हैं, 3 असूल हैं, लिखे हुए मेरे ख्याल में, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड पे। 294 के सेंटर में देखें, रूल्स फॉर करंट ईयर 1 और 2 आ रहे नजर। पहला रूल है इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। वो भाई साहब कहते हैं कि जी जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी कमाते हैं ना, जो आपकी सैलरी होती है उस समय वही प्रॉफिट होता है, क्योंकि सैलरी में से तो कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत ही नहीं है आपको। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। यानी कि अब जरा बात को ध्यान से समझे, लेट्स अज्यूम आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है 100 रुपए की, साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस में 40 का लॉस आ गया। अब आप सैलरी के पास आएंगे और कहेंगे सैलरी तुम्हारे पास बस है? हाँ है। बस में कितनी सवारियों की गुंजाइश है? वो कहेगा 100। अच्छा यार 40 सवारियां मेरी बिठा लोगे? बात समझ आई? कहेगा सॉरी, तुम्हारा लॉस मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स के आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी? वो पूरी 100 ही बनेगी। वो 40 का लॉस एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था सैलरी में गेन है, उधर लॉस है, तो मैं लॉस को गेन में एडजस्ट करूं, टैक्सेबल इनकम कम करूं और कम टैक्स पे करूं, लेकिन कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कानून कहता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में से आप किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकते। सिंपल बात। हाँ अगर यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता तो क्या ही बात थी भाई, यहां पर अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होता तो क्या ही बात थी, यहां पे अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता तो क्या ही बात थी, और अगर यहां पे इनकम फ्रॉम बिजनेस भी होता तो क्या ही बात थी। इन तमाम सिनेरियोज में मैं बड़े आराम से 40 एडजस्ट करता और इस 60 को यहां पे लिखे टैक्स 60 पे कर देता, मेरी बचत हो जाती। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो इसका मतलब है पहला कानून ये है कि जो सैलरी का प्रॉफिट है ना, वो दूसरे हेड के लॉस को माइनस करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सैलरी में लॉस आ सकता है कि नहीं? सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता, क्योंकि सैलरी में से कोई भी खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है आपको। ओके, तो सैलरी में लॉस नहीं आ सकता। तो पहला असूल लॉसेस का ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ले जी, ये एक ऐसी बस है जो कि कोई दूसरी सवारियां बिठाने को तैयार ही नहीं है। ये कहते हैं बस जी हमने तो अपने कॉलेज की बसें सवारियां बिठानी है, दूसरे कॉलेज की सवारियां हमने बिठानी नहीं है, बस सैलरी ही आ सकती है इसके अंदर और कुछ भी नहीं आ सकता। ले जी, अब कुछ सवारियां भी तो ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी बस में बैठने को तैयार नहीं होती। ये तो बस बिठाने को तैयार नहीं थी ना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सवारियां कहती हैं हमने इस बस में नहीं बैठना। तो सर वो सवारियां कौन सी हैं? सर ये सवारी थी, ये सवारी थी और ये बस थी। ये सवारियां इस बस में बैठने को तो तैयार थी, लेकिन ये बस बिठाने को तैयार नहीं थी। और ये बस है, प्रॉफिट हमेशा बस होगी और लॉस हमेशा सवारियां होंगी, बात याद रखिएगा। तो भाई ये बस जो है सवारियां बिठाने को तैयार है, सवारियां भी बैठने को तैयार है, काम खत्म हो गया। लेकिन सर कभी कभार ऐसा होगा कि कुछ सवारियां भी बैठने को तैयार नहीं होंगी। अब सवारियों की पॉसिबिलिटी क्या है? या इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस आ जाए, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉस आ जाए, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ जाए, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए। और अगर मैं बात को थोड़ा सा मजीद बेहतर कर दूं, बिजनेस को स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में डिवाइड कर दें। ठीक है, पढ़ा हुआ ना स्पेकुलेशन, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। सर ये सवारियों की पॉसिबिलिटी बन सकती है, सैलरी की तो सवारी बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता, बाकी सब हेड्स में लॉस हो सकता है। अब बताइए ये सारी सवारियां बैठने को तैयार होंगी किसी भी बस में? रूल 2,
वो कहता है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इसकी बात कर रहा है, का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि ये दो सवारियां ऐसी हैं जो किसी और बस में बैठने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी अपनी बस आएगी, मैं फिर बैठूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं बैठना। तो अब दो रूल बन गए, एक रूल बन गया प्रॉफिट्स के लिए, दूसरा रूल बन गया लॉसेस के लिए। सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन किसी हेड में से एडजस्ट होने को तैयार नहीं है। कुछ बात समझ आ गई, दोनों बातों की समझ आ गई। तो पहले वाला रूल जो है वो प्रॉफिट्स के लिए है, जब आपको सवाल में कहीं किसी हेड में इनकम नजर आए तो पहला प्रॉफिट देखना है। यार ये कहीं इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं है, नहीं सैलरी नहीं है, तो बस ठीक है, फिर ये एडजस्ट करने को तैयार है। इस हेड में लॉस आ गया, यार कहीं ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन तो नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकते। नहीं भाई ये नहीं है, करो माइनस। ठीक है, तो जब भी आपको कोई लॉस या प्रॉफिट आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट के लिए पहला रूल देखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉफिट किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता, और अगर लॉस आ जाए किसी हेड में तो दूसरा रूल देखना है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। बात समझ आ गई? तो अगर इस पूरी बात का खुलासा करूं, सैलरी माइनस करने को तैयार नहीं है, बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन माइनस होने को तैयार नहीं है। ऐसी कुछ बात हो रही है, सैलरी जो है माइनस करने को तैयार नहीं है और स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन होने को तैयार नहीं है। अच्छा, अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का ही प्रॉफिट आ जाए फिर एडजस्ट हो सकता है कैपिटल गेन? फिर हो गई प्रॉफिट, बिल्कुल फिर हो गई प्रॉफिट। भी एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, अब यहां तक तो बात होगी, इसी एग्जांपल को देखते हैं। सर अब मेरा यहां पे लॉस पड़ा हुआ है 40 का, इस एग्जांपल में माइनस नहीं किया ना उसने, सैलरी का प्रॉफिट माइनस करने को तैयार नहीं है, इस 40 का क्या करूं? सर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता, कोई बात नहीं, गुजार लो ये साल, खैर है, अगला साल भी तो आएगा। हो सकता है कि अगले साल मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाए 60 की, तो फिर मैं इस 40 को उसमें से एडजस्ट कर लूंगा, इंतजार करो। तो इसका मतलब है कि अगर तो लॉस एडजस्ट ना भी हो पाए तो परेशान होने की बात नहीं है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में एडजस्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? चलिए जी, अब ये सब बातें मैंने तो आपको बता दी जो टेबल में लिखी हुई हैं, लेकिन ये बातें किताब में कहां लिखी हैं, हमारे कानून में कहां लिखी हैं? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चले जी, लेट स्टार्ट। सेक्शन है जी 56, सेट ऑफ लॉसेस। इसको बोलते हैं जी सेट ऑफ लॉसेस। अ पर्सन कैन सेट ऑफ अ लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी अदर हेड फॉर द ईयर। वो ये तो कुछ और बात कर रहा है, वो कह रहा है कि एक शख्स जो है वो एक हेड का लॉस किसी भी दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में से एडजस्ट नहीं कर सकता। तो शायद ये तो रूल 1 है जो आपको बताया गया है, ऐसी है कि सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता, वो यही बात तो है। तो अ पर्सन कैन सेट ऑफ अ लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी अदर हेड फॉर द ईयर एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी के अलावा कोई भी हेड जो है वो प्रॉफिट माइनस करने को तैयार है। आगे कहता है हाउएवर लॉस ऑफ कैपिटल गेन एंड स्पेकुलेशन बिजनेस इन करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। लेकिन वो कहता है कि कैपिटल गेन का लॉस और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस इस साल किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं हो सकता। ये तो रूल 2 है भाई, ये तो रूल 2 है। तो इसका मतलब है पॉइंट 1 में उसने रूल 1 भी खड़का दिया और रूल 2 भी खड़का दिया। ठीक है, तो पॉइंट 1 जो पहला जुमला अंग्रेजी का लिखा हुआ है उसका मतलब है इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, और जो हाउएवर के बाद लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन का लॉस और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट माइनस नहीं हो सकता, ये सिर्फ अपने हेड में से ही माइनस हो सकता है। अगली बात, अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम विच इज नॉट सेट ऑफ। किसी हेड ऑफ इनकम का लॉस अगर आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। सर वो अगले साल कैरी नहीं हो सकता। सर मैंने तो आपको बोल दिया कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो तो कहने कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता। सर हाउएवर एक्सेप्शन,
लॉस अंडर फॉलोइंग हेड्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर सिर्फ 3 हेड्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉन स्पेकुलेशन, ये दोनों यहां पे फर्क हो गए। ओके, बात समझ आ गई? तो सारी बातें अब जरा समराइज हो गई हैं। सैलरी का प्रॉफिट माइनस नहीं करने को तैयार होता, स्पेकुलेशन बिजनेस और कैपिटल गेन माइनस होने को तैयार नहीं होते, अदर सोर्सेज और प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड होने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही है ना, ये कुछ ऐसी बातें बनेंगी। अब सवाल मेरा आपसे यह है, जरा बड़े सोच के बताइएगा, आपके सवाल में इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, नॉन स्पेकुलेशन कर लें 500 रुपए की, आपको लॉस आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 100 का, और आपको इनकम फ्रॉम, बल्कि काम करें इसको स्पेकुलेशन करते हैं, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन करते हैं, एग्जांपल बेहतर हो जाएगी, और आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आया 600 का। क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे जी? किसको किस में से माइनस करूं? प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड को लॉस को माइनस करने को तैयार नहीं है, तो सर ये तो सैलरी नहीं है, ये तो बिजनेस स्पेकुलेशन है, क्या ये माइनस करने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, क्या माइनस करूं? नॉन स्पेकुलेशन पहले कर लूं, ज्यादा वाला है, पहले वो माइनस कर लेता हूं 500। क्यों क्यों माइनस कर देता हूं ना, ये 600 माइनस हो गया, इसमें से 500 माइनस हो गया, बकाया 100 बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये ले, इसको पहले माइनस करना, क्यों? ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये अगर ना भी माइनस हुआ अगले साल हो जाएगा, ऐसे ही है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने पहले ये काम नहीं करना, आपने सबसे पहले अदर सोर्सेज माइनस करना, बाद में जो बचेगा उसमें से बिजनेस माइनस करें, टैक्सेबल इनकम 0 से कम नहीं हो सकती, 0, और 200 का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड अगले साल ले जाए। ओके, तो इसीलिए इफ देर इज अ लॉस अंडर अ हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन एंड लॉस अंडर अनदर हेड, द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अनदर हेड। अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस है और किसी दूसरे हेड में लॉस है, जैसे इस एग्जांपल में हुआ, तो फिर क्या होगा? आपको दूसरे हेड को प्रायोरिटी देनी है, उसको पहले एडजस्ट करना है, क्योंकि वो अपनी मौत मर जाएगा, इसलिए पहले उसको पानी पिला दें। बात समझ आती है? ओके जी भाई। सर ये स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये भी तो गेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब आइए जरा आप लोग सवाल सफ़ा नंबर 297 पे आ जाए। आगे जी, ओके, क्या लिखा हुआ है जी? एग्जाम्पल 1 को छोड़ें, अभी मुश्किल है, एग्जाम्पल 3 पे आ जाए, पेज 298 पे लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? बोले, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या है? 1.5 लाख, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्या गेन है, लॉस है? कितना? अब जरा गौर करें, इसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन बस आपने देखना है, आपके पास सब कुछ सॉल्व हुआ है। गेन है, सॉरी प्रॉफिट है, लॉस है? प्रॉफिट के लिए रूल 1, इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है इसको इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकाल दें। टैक्सेबल इनकम 20,000, इस लॉस का क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बिजनेस का लॉस आपको पता है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये 1.5 लाख, बस खत्म हुई बात। अगली एग्जांपल बताएं, एग्जांपल 4। हाँ जी, एग्जांपल 4 में क्या डाटा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी बिजनेस? स्पेकुलेशन, कितना है जी? अच्छा, और उसके बाद? नहीं, क्या मतलब? नहीं नहीं, इसको छोड़ें, 3 साल के डाटे को छोड़ें, अभी इसको छोड़ें।
आप लोग आइए एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाए। 6 पे भी 2 साल है। वो यार ये क्या किया हुआ है, ठहरो लेट मी फाइंड आउट, कहीं मैं गलत पेज पे तो नहीं एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा। नहीं ठहरे ठहरे, ऐसा नहीं है वो ना एग्जाम्पल्स, हाँ पेज 315 पे है, सॉरी माजरत, पेज 315 पे है, माजरत, आई एम सॉरी। ये एग्जाम्पल्स थी, मैं भी कोई एकदम से 2 साल कैसे आ गए, छोड़ने जी इन एग्जाम्पल को, ये तो बड़े बच्चों की हैं, आप तो छोटे बच्चे हैं अभी। हाँ जी अब लिखवाइए एग्जाम्पल 1 तो चले हो गई, सेम ही थी, बल्कि एग्जाम्पल 1 लिखवाएं। बताइए इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, 200, उसके बाद कितना लॉस, ले जी अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। इनकम फ्रॉम सैलरी प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट के लिए रूल 1, इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं, उठा के बाहर फेंक दें। टैक्सेबल इनकम 200, ओके जो लॉस एडजस्ट नहीं हो सका उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ओ मैन नहीं हो सकता, जाया हो गया, डेड फॉथ। एग्जाम्पल 2 पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, जी कितना है 300, और अदर सोर्स क्या है लॉस। चलें जी सोल्यूशन बनाते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, गेन है लॉस है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या रूल, हाँ जी रूल ये है इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता। क्या ये सैलरी है? नहीं है, अंदर बिठाएं इसको, इज्जत दें इसे, ओके। फिर आ जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस के लिए रूल 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं हो सकता। क्या ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है? तो सर करें माइनस, फिर ये ले 260 टैक्सेबल इनकम। कुछ बात समझ आई, मोटर चलनी शुरू हुई। एग्जाम्पल 3 बताइए कितनी, जी नेक्स्ट, जी प्रॉफिट, ठीक है चले आइए जी इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट के लिए रूल 1 रूल 2, रूल 1 सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता, उठा के बाहर फेंक दें। फिर आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, हाँ जी रूल 1 रूल 2, सर 1 है प्रॉफिट है, कैसे रूल 2 है, प्रॉफिट आ रहा है तो रूल 1 लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता, क्या ये सैलरी है? ये सैलरी तो नहीं है भाई, अंदर बैठाएं इसे, आओ जरा बैठो चाय पूछें इसे। फिर आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है, क्या ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है? वही दोनों एडजस्ट नहीं हो सकते, ये तो एडजस्ट होने को तैयार है, ये एडजस्ट हो जाएगा, 60 यहां पर आ जाएगा और 110 टैक्सेबल इनकम हो जाएगी मेरे भाई। तो अब कुछ बात समझ आनी शुरू हुई। अब भाई आसान बात यह है कि तमाम हेड्स आपने पढ़ लिए हैं और आपको पता तमाम हेड्स की इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है। किसी हेड में लॉस आ जाए तो चैप्टर 14 में आगे ये रूल्स देख लीजिएगा, किसी दूसरे के साथ एडजस्ट करना बनता है कर दीजिएगा, नहीं बनता मत कीजिएगा जी। कैरी फॉरवर्ड के रूल्स अभी आगे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी वो जी। एग्जाम्पल 4 बताइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जी 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 लें जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए रूल 1 रूल 2, रूल 1 कहता है सैलरी का प्रॉफिट दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता। क्या ये सैलरी है? ये तो सैलरी नहीं है, इज्जत दें इसे, इज्जत दें। आओ बस रुक गई, सवारियों बैठो, सवारियों बैठो। लेकिन सवारियां कौन सी हैं? लॉस वाली, रूल 2 वाली, कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। हमने इस बस में बैठना ही नहीं है, तू जा यहां से, हमने नहीं बैठना, सॉरी टैक्सेबल इनकम माजरत, हमने बैठना ही नहीं है। हाँ हम कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे 55, अगले साल देखेंगे क्या करना। कुछ बात समझ आई? तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हैं वो अब चलनी शुरू हो गई हैं और अब मेरे ख्याल में एग्जाम्पल 5 भी बता दें, सारी एग्जाम्पल कर लेते हैं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सा भाई? जी
जी उसके बाद जी ले जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। रूल 1, सैलरी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होती है, सैलरी तो नहीं है 200। उसके बाद स्पेकुलेशन का लॉस माइनस होने को तैयार है कि नहीं? नहीं है सर, खाली बस जाएगी 200 सवारियों की गुंजाइश लेके। हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन कैरी फॉरवर्ड जरूर हो सकता है 60 से। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है। आइए एग्जाम्पल, कौन सी थी, पांचवी थी छठी थी? छठी पे आइए, छठी पे आइए, लिखवाएं छठी। इनकम फ्रॉम सैलरी 400, इनकम फ्रॉम जे 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 ले जी। अब देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉफिट है लेकिन किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉफिट है, सैलरी नहीं है, इसलिए एडजस्ट करने को तैयार है दूसरे हेड का लॉस। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉस है, लॉस जो है ये लॉस माइनस होने को तैयार नहीं है। सर बैटरी लो है। अब ये बैटरी कब तक कब तक मिल जाएगी? जी माजरत, माइक का थोड़ा इशू हो गया था। तो इस एग्जांपल में बात हुई थी कि सैलरी का प्रॉफिट जो है दूसरे हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, कर सकता। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट लॉस माइनस कर सकता है, तो ठीक है। अदर सोर्सेज माइनस होने को तैयार है, टैक्सेबल इनकम 980 और कैपिटल गेन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगले साल देखेंगे क्या करना है। ये आपकी होगी एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, सातवीं एग्जाम्पल के अंदर अब 2 साल शुरू हो रहे हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड के रूल्स हमें कुछ देखने पड़ेंगे। एक आध मिनट लगा के मैं आपको कैरी फॉरवर्ड की भी बात कर ही देता हूँ, और ये बस समझेंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट लॉसेस खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। बस इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली यही बात थी। सवाल करेंगे, सवाल तो कर रहे हैं, वो तो अगले पूरा हफ्ता चलते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं पे था। एक दो बातें और होंगी बस। ले जी, सवाल ये है कि कैरी फॉरवर्ड, सॉरी इधर बनाया हुआ है, ये देखें, ये जो कैरी फॉरवर्ड बनाया हुआ है कि हम ये ब्लैक वाले 3 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये और ये। सर ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? सर रूल ये है कि कैरी फॉरवर्ड 6 साल तक हो सकते हैं। यानी 2010 का जो लॉस है, 11वां उसका पहला साल होगा, 12वां दूसरा होगा, 13वां तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। 17 में नहीं हो सकता एडजस्ट। एक बात तो इसका मतलब है कि कैरी फॉरवर्ड होकर 6 साल तक एडजस्ट हो सकते हैं। और एक बात अगली जेन में रखनी है कि ये कैरी फॉरवर्ड होकर भी सेम हेड में से माइनस होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये करंट ईयर में भी किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं हो रहे, फ्यूचर ईयर में भी नहीं होंगे। लेकिन ये जो है ना, ये जो है ना, ये रंग बदल लेता है। ये कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कि भाई करंट ईयर में तो मैं किसी भी हेड में से माइनस हो जाऊंगा, लेकिन जब मुझे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फ्यूचर ईयर में मैं सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस होगा। ठीक होगी बात? तो ये बात रूल 3 में लिखी हुई है, रूल फॉर कैरी फॉरवर्ड, कि इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इन तीनों हेड्स के लॉस को कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो 6 साल तक बिल्कुल करें, लेकिन एडजस्टमेंट इसकी फिर किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट नहीं होगी, बल्कि आपको सेम हेड ढूंढना पड़ेगा। यानी अगर अगले साल मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का प्रॉफिट आ जाता है, तो सर आप नॉन स्पेकुलेशन के पिछले साल के लॉस को माइनस नहीं कर सकते, आपको नॉन स्पेकुलेशन का ही गेन चाहिए अगले साल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का ही गेन चाहिए, इसका ही गेन चाहिए, अदरवाइज आप किसी दूसरे हेड में से एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? तो अब पूरी बात समअप करें। करंट ईयर में सैलरी का प्रॉफिट किसी दूसरे हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन
करंट ईयर का लॉस किसी दूसरे हेड में से माइनस होने को तैयार नहीं है। जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें, सिर्फ प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और जो लॉस बाकी 3 हेड जो बच गए, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन, इसका लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके सेम हेड में से माइनस करने हैं। दैट इज ऑल अबाउट लॉसेस, लोकल लॉसेस। अभी फॉरेन लॉसेस की बात करनी है, फॉरेन लॉसेस की बात करनी है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सेक्शन 56 सारा पढ़ा दिया है। सेक्शन 57 के अंदर पॉइंट नंबर 4 नहीं, पॉइंट नंबर 1 और 2, if loss in a tax year under income from business non speculation is not set off in the current tax year, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया, देन अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। तो जो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया, सॉरी एडजस्ट नहीं हो पाया, उसको कैरी फॉरवर्ड करें अगेंस्ट फ्यूचर बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेशन। तो सेम हेड में से एडजस्ट होगा अप टू 6 टैक्स ईयर्स नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर इन विच द लॉस अकर्ड। जिस साल लॉस हुआ उससे आगे 6 साल तक सेम हेड में से माइनस करें। यही बात लिखी हुई है और बोलें चलें जी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, द लॉस ऑफ अ रेजिडेंट कंपनी एंगेज इन होटल बिजनेस इन पाकिस्तान आफ्टर द 1st day of July शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। सर ये पॉइंट ना इन्होंने कोविड में डाला था, होटल इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई थी, उनके कुछ पुराने लॉसेस थे, उन्होंने कहा कि सर हमारा तो बिजनेस सारा बंद हो गया है, पुराने लॉसेस हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो मेहरबानी करें हमें एडजस्टमेंट के लिए मजीद वक्त दें। उन्होंने इनके लिए 8 साल कर दिया। तो ठीक है, होटल बिजनेस के लिए 8 साल है। और एक बात तो ऑब्वियस है कि द लॉस ऑफ अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। पहले साल का लॉस पहले एडजस्ट होगा और जो नए साल लेटेस्ट साल का लॉस है वो बाद में एडजस्ट होगा। ठीक है, 4 और 5 भी आपने नहीं पढ़ना, इसमें नई बात है। तो क्या पढ़ा? बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में से एडजस्ट होगा। अगले सफे पे आइए, सेक्शन 58, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस। लॉस अंडर द हेड स्पेकुलेशन बिजनेस फॉर द करंट टैक्स ईयर shall be set off against any other speculation business for the current year। तो करंट ईयर अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस होगा वो किसी दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस में से एडजस्ट होगा भाई, किसी दूसरे हेड में से नहीं हो सकता। इफ द लॉस इज नॉट होली सेट ऑफ, द अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट फ्यूचर स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, सेम हेड, अप टू 6 साल नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर इन विच लॉस अकर्ड, द लॉस ऑफ अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। तो ये बात लिखी हुई है, करंट ईयर में से किसी दूसरे हेड में से माइनस नहीं हो सकता, और अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अनएडजस्टेड लॉस फ्यूचर स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई? ओके। और आखिरी बात है कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द करंट टैक्स ईयर शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, बट लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड and will be adjusted against future capital gain income up to 6 tax years next following the tax year with the loss occurred, the loss of earliest tax year shall be set off first। तो तीनों सेक्शंस की वर्डिंग्स बिल्कुल सेम है। पहला सेक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन को डील कर रहा है, सेक्शन 58 दूसरा सेक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन को डील कर रहा है, और तीसरा सेक्शन 59 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को डील कर रहा है। और तीनों में एक ही बात लिखी हुई है कि आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 6 साल तक के लिए और सेम हेड में से एडजस्ट करेंगे। क्या बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? बस अब इस टॉपिक में फॉरेन लॉसेस रह गया सेक्शन 104, और ये सेक्शन 57 के नीचे कुछ बातें लिखी हैं। मंडे का प्लान ये है कि मंडे को आके इंशाल्लाह हम छठा सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल करेंगे और ये जो बाकी बातें हैं हम ये करेंगे। ठीक होगी बात? इस चैप्टर की जब थ्योरी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ट्यूसडे से इंशाल्लाह हम इसका जो है वो एक न्यूमेरिकल करेंगे और साथ चैप्टर 15 स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर 15 की थ्योरी आधी ज़्यादा क्लास में हो जाएगी और इसका न्यूमेरिकल छोटा ही होता है, 15 मिनट में हो जाता। तो 15-20 मिनट में न्यूमेरिकल करके तो बाकी क्लास हम चैप्टर 15 की कर लिया करेंगे। तो इसके भी 3-4 सवाल हमारे अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ठीक होगी बात? लें जी, अब मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।